हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस आईसीआर प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस यहाँ पे जो हम फुल प्रैक्टिस सेट के अलावा एक सीरीज करा रहे हैं जिसमें हम सोशल साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो गाइस देखिए, सोशल साइंस का यहाँ पे 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उससे हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और प्रश्न सिर्फ आपके 25 पूछे जाने, कहाँ से पूछे जाए कोई गारंटी नहीं है। तो ये राजनीतिक जो विज्ञान है, इसमें एक पार्ट जो सोशल साइंस के तहत आता है उसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसमें एक चैप्टर था जिसका नाम है यहाँ पर संविधान का निर्माण। अब संविधान के निर्माण और उसके साथ साथ और भी अन्य चैप्टरों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे हमने यहाँ पर प्रैक्टिस ऑलरेडी करवा रखे हैं, तो उनको सबको जाकर जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान जब बना तो उस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो वो निभाया था गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ठीक है, याद रखेंगे, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक जो थे उनके बीच जो टकराव था वो सबसे महत्वपूर्ण था यहाँ पर अफ्रीका में लोकतंत्र बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ। देखिए, अगर संविधान पढ़ते हैं तो साउथ अफ्रीका आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ये सब चीज़ें। तो ये हुआ था 26 अप्रैल 1994 में। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न में देखिए, तो कहा गया कि जो पंथ निरपेक्ष है ना, इसका सही अर्थ निम्न में से क्या होता है। जो पंथ निरपेक्ष है इसका सही अर्थ जानते हैं क्या होता है? वो होता है यहाँ पर किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा ये पंथ निरपेक्ष के तहत आती है और ये अपने प्रस्तावना में भी मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो 5 में कहा गया आपको कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। जब संविधान सभा थी अपने भारत की, उसमें टोटल कितने सदस्य थे? उसमें थे यहाँ पर 299 सदस्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। कहा गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बेसिकली जो संविधान सभा है ना, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। तो याद रखेंगे, बहुत ही आसान ये प्रश्न है। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए तो कहा गया यहाँ पर कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रारूप कमेटी बनी थी संविधान के समय, उसके अध्यक्ष यहाँ पर कौन बनाए गए थे, तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, याद रखेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कि नेल्सन मंडेला को जेल कब हुई थी। देखिए, नेल्सन मंडेला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके राजनीतिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इनको जेल जब हुई थी, वह डेट थी यहाँ पर 1994। ठीक है, 1994 में क्या हुई थी? इनको जेल हो गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। अब देखिए, जो बेरोजगार लोग हैं ना, उनको बेरोजगारी भत्ता दे जाता है, वो किस चीज़ से संबंधित रहता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, जो अपने संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई है कि अगर आपके यहाँ मतलब जो आपकी कंट्री है उसमें जो व्यक्ति बेरोजगार हैं, वो अपना जीवन यापन नहीं चला पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ते की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है। ठीक है, देश का सर्वोच्च कानून है इनमें से, तो वह कौन होता है? तो याद रखेंगे, वो होता है संविधान। संविधान ही जो है वो सर्वोच्च कानून होता है किसी भी देश की। अगर बात कर लेते हैं कि जो चीज़ संविधान में लिखी है वही चीज़ अंतिम मान्य होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो कहा गया यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक बिल्कुल डेट के हिसाब से भी पूछी जाती है आपके एग्जाम में। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 1946, याद रखेंगे, दिसंबर 1946 में इसकी बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो कहा गया यहाँ पर संविधान का यह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, तो ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा, वो होगी आपकी यहाँ पे प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है वो क्या होती है, वो किसी भी जो है बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से, प्रस्तावना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि संविधान में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए।
अगले में है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन है, अपना भारत है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए 14 में कहता है कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है। जो भारत का संविधान है ना, इसकी व्याख्या का अधिकार बेसिकली किसके पास है, वो रहेगा आपका एक तो सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय, दोनों के पास रहता है हमारी संविधान की व्याख्या का अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस देश के को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से जो है मुक्ति मिली थी। जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो ब्रिटिश है उनके उनसे मुक्ति मिल गई थी, तो वह कौन सा देश है, वो है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहा गया किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने कितने देर में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो तो आपको सभी को पता होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर अगली देखिए 17 में कहता है कि स्वतंत्र भारत का संविधान लागू कब हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था वो देखिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर अगला है, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। एक प्रस्ताव है जिसको उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं, तो यह किसके द्वारा दिया गया था, यह दिया गया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहा गया यहाँ पर कि सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है। अब इस संविधान जो है ना, वो जो सरकार है ना, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेती है। यह एक वर्ड से निर्धारित हो जाता है जो आपके जो उसमें प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म की यहाँ पे संविधान या फिर सरकार बात नहीं करेगी, किसी भी का सपोर्ट नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ सारे धर्मों को मान्यता देता है अपना संविधान। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो कहा गया है कि यहाँ पे किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में हुआ था, याद रखेंगे 1976 में हुआ था। तो गाइस संविधान निर्माण चैप्टर हमने पढ़ लिया एमसीक्यू टाइप में। अब चलिए देख लेते हैं कौन सा, ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा, चुनावी राजनीति। ठीक है, चुनावी राजनीति जो है ना, ये उसमें मज़ा आएगा पढ़ने में। तो चलिए देख लेते हैं। तो चुनावी राजनीति में क्या है, कहते हैं कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है। अब बेसिकली जिसमें सही कारण नहीं देता है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह सही कारण नहीं है। बाकी अगर देखें तीनों कारण, ये बिल्कुल सही कारण है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहता है कि लोकसभा के लिए जो अनुसूचित जाति है, जो एससी कैंडिडेट है ना, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित करी गई हैं लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 79। ठीक, 79 सीटें जो हैं वो आरक्षित करी गई हैं। हो सकता है अब यहाँ पर कुछ चेंज हो गई हों, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी के हिसाब से है ना, वो अभी थोड़ा सा पुराना एडिशन हो सकता है, तो उसमें 79 सीटें आरक्षित करी जाती हैं लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि वोट देने का अधिकार किससे प्राप्त नहीं है। वोट देने का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त नहीं है, वो देखिए। तो ये सभी को पता है कि वोट जो है वो कौन कौन लोग दे सकते हैं। एक तो आपका महिलाएं, पुरुष कोई भी दे सकता है, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना विक्षिप्त और अपराधी। विक्षिप्त का मतलब होता है जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, पागल होते हैं, और अपराधी लोग, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है अपने यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि चुनाव में कौन खड़ा हो सकता है। अब चुनाव जो है ना, उसमें कौन कौन व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, ये तो सब बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं क्या होती है, वो होती है मतदाता जिसकी उम्र 25 वर्ष हो। अगर कोई मतदाता है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, तो वह चुनाव में खड़ा हो सकता है, बिल्कुल खड़ा हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया आपका कि चुनाव किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है। एक चुनाव जो है वो किस प्रकार लोकतांत्रिक बनता है, तो इसमें क्या है, इसमें से हो जाएगा, एक तो आपका देखिए यहाँ पर चयन का अधिकार होना चाहिए। ठीक, चयन का अधिकार। दूसरा यहाँ पर चयन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और इनमें से सभी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत के कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। तो भारत को कितने में बांटा गया है, वो बांटा गया है 543 में, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत में प्रत्येक मतदाता को कितने मत डालने का अधिकार है। अब कितने मत डालने का अधिकार है एक मतदाता को, तो सभी को पता है मात्र एक वोट ही होता है, जो आप लोग किसी भी चुनाव में पार्टी को दे सकते हैं या फिर नहीं भी दे सकते हैं, जो नोटा का जब का चिन्ह होता है।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं गाइस। तो अगले में अगर बात कर लीजिए तो कहा गया है यहाँ पर कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा यहाँ पर 41। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया है कि सऊदी अरब में महिलाओं का मताधिकार कब दिया गया है। जो सऊदी अरब है ना, उसमें महिलाओं को जो मताधिकार है ना, वो बहुत बाद में मिला है। ठीक है, वो कब मिला है, वो मिला है आपका 2015 में। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सऊदी अरब में 2015 में इनको मताधिकार का प्रयोग करने का हक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि वह पर मोहर लगाकर अपनी वोट अपनी पसंद जाहिर कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मतपत्र। मतपत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी चुनाव में खड़े प्रत्याशी होते हैं उनकी चीज़ें लिखी होती हैं, नाम और चिन्ह होता है, उसी पर आप मोहर लगा के वोट देते हैं। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है। तो कहता है कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होते हैं। तो कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो सभी को पता है कि आबादी अधिक होने के कारण ही वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पर कि चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। अब जो चुनाव चिन्ह है वह कौन प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह किसके द्वारा दिया जाता है, तो सभी को पता होगा, ये दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया चुनाव चिन्ह मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि चुनाव के लिए वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं। अब चुनाव के लिए जो वार्ड नामक निर्वाचन क्षेत्र है ना, वह किसके लिए बनाए जाते हैं। देखिए वार्ड जो होते हैं वह गांव वगैरह में नहीं बनते, वह बनते हैं यहाँ पर गाँव बनते हैं, वो बनते हैं नगर निकाय यानी कि जो नगर पालिका या पंचायत होती हैं उसमें बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह का मतलब क्या है बेसिकली, वो यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे, जो आपका ये वाला ऑप्शन है पहला वाला, कि एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर सभी लोगों का वोट ही बेसिकली जनमत संग्रह कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि चुनाव घोषणा पत्र कौन घोषित करता है। चुनाव से आपके एग्जाम में आएगा जरूर प्रश्न, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दल। ठीक, राजनीतिक दल जो है वह चुनाव घोषणा पत्र देता है। ये वही घोषणा पत्र है जिसमें कहा जाता है कि भैया अगर हम जीत गए तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके गाँव में वो चीज़ें करवा देंगे। ये सारी चीज़ें चुनाव घोषणा पत्र के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका नारा दिया गया था किसके द्वारा, ठीक है, वो दिया गया था जयप्रकाश नारायण। याद रखेंगे किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसको दिया गया था। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो गाइस हमने देखिए यहाँ पर इसकी भी प्रैक्टिस कर ली जो आपके राजनीतिक दल थे। आप चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो अगला चैप्टर है ना वो रहेगा हमारा संस्थाओं का कामकाज। जो यहाँ पे संस्थाएं होती हैं ना, इस सिविक्स का ही हम यहाँ पे क्वेश्चन आज कर रहे हैं। टोटल सिविक्स खत्म कराने का इरादा है आपके लिए, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है सबसे पहले कि राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा कौन होता है। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका है उसका हिस्सा होता है, वो होता है गृह मंत्रालय का सचिव। याद रखेंगे, गृह मंत्रालय का सचिव जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालिए। तो कहा गया कि निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। जो देश में मौजूदा कानून है उसमें किस प्रकार संशोधन किया जा सकता है, तो उसका अधिकार होता है संसद के पास। यानी कि संसद जो है बिल पास करके कानूनों में संशोधन कर सकती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है। तो राज्य का जो सर्वोच्च होता है यहाँ पर पूरे, ठीक है, राज्य का सर्वोच्च प्रधान कौन होता है, तो वो हो जाता है राष्ट्रपति। चाहे राज्य का हो या राष्ट्र का हो, सर्वोच्च प्रधान यहाँ पर राष्ट्रपति ही होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि संसद के कितने सदन हैं। तो संसद के कितने सदन हैं गाइस, तो ये टोटल देख लीजिएगा 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है लोकसभा है जिसको लोअर सदन कहा जाता है, ठीक है, एक है राज्यसभा। और राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति या फिर अध्यक्ष कौन होते हैं, वो होते हैं इसके उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके कार्यकालों का जो है वो समय कितना होता है, वो 6 साल होता है। और लोकसभा के कार्यकालों का समय कितना होता है, 5 साल होता है। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। कहा गया कि मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ था। एक देखिए मंडल कमीशन जो है वो किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ था, इसको आप याद भी कर सकते हैं कि पीपी मंडल नाम है इनका। तो मंडल इनका नाम है और मंडल जो है कमीशन मंडल इनकी अगुवाई में ही संपन्न ही हुआ था।
क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। अब लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं ये तो सभी को पता ही होगा। इसमें टोटल जो है 550 होते हैं इस समय की बात करें, ठीक है 550, कहीं कहीं पे 552 भी लिखा मिल सकता है अधिकतम संख्या, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वित्तीय मामलों कौन अधिकारों का उपयोग करता है। वित्तीय मामले कौन अधिकारों का उपयोग करता है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लोकसभा। लोकसभा जो है ये वित्तीय मामलों के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा चयनित नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चयनित नहीं किया जाता है, वो देख लेंगे। तो इसमें अगर आप देखें, जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं बल्कि जो उस राज्य के गवर्नर होते हैं उसके द्वारा तय किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा था 10 में कि भारतीय रक्षा बल का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो भारतीय रक्षा बल के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। याद रखेंगे राष्ट्रपति, बहुत ही आसान था। चलिए देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया कि कौन सी संस्था नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा करती है। और नागरिक और सरकार के झगड़े का निपटारा जो होता है वो किसके बीच होता है। देखिए वो उसका अधिकार सिर्फ होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज फॉर्म में आ जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत पैदा कर जाते हैं। याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सरकार और जो नागरिक के झगड़े होते हैं उसका निपटारा करना जानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो प्रश्न आपने पढ़ा ही होगा, सुने जाते हैं। तो भारत की जो न्यायपालिका है ना, वो भारत की न्यायपालिका ये मौलिक अधिकारों के संरक्षण के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कहता है कि भारतीय संसद का जो अंग है वो एक नहीं है। अब इसमें देखिए जो भारतीय संसद का अंग है वो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो ना भारतीय संसद का अंग नहीं होता है, बल्कि इसमें कौन कौन है, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, ठीक है। यही सब मिल करके क्या बनाते हैं, एक भारतीय संसद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 कि भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है। तो भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का जो रक्षक होगा ना वह होती है यहाँ पर न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका ही सबके हितों की रक्षा करता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, तो कहते हैं कि निम्नांकित में कौन सी संस्था कानून बनाती है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये जीके के प्रश्न है, लेकिन भैया सोशल साइंस जीके के ही तहत आती है। अब इसमें इन्होंने अलग से दिया है तो इसमें मेरी गलती कोई है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी संसद, यानी कि जो संसद है वही कानून बनाती है किसी भी तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जब भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात आती है तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। याद रखेंगे कौन, ये होते हैं प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, तो कहा गया कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कब स्थापित किया गया था। यानी कि जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष करी गई थी। तो वह करी गई थी यहाँ पर मतलब 1979 में, ठीक है, 1979 में करी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, तो कहता है कि संसद का लोअर हाउस किसे कहा जाता है। जो संसद का लोअर हाउस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा। तो हमने आपको पहले ही बताया था लोकसभा को यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, लोकसभा नहीं होगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा मंत्रिमंडल। जो आपका लोअर हाउस होता है वो मंत्रिमंडल होता है, याद रखेंगे मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं इसकी, तो इसमें बोला गया है आपका कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है महाभियोग, यानी कि संसद के द्वारा महाभियोग इसके ऊपर लगाया जाता है। और महाभियोग में अगर उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो साबित हो जाती हैं तो उसके पद से हटा दिया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, 61 में है, राष्ट्रपति के लिए। ये भी प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन सा होता है। तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है वो होता है स्पीकर। याद रखेंगे जो स्पीकर है वो लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए ये कोई भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं भैया चैप्टर में, ना माने तो एनसीईआरटी उठा के देख सकते हैं। तो आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। अब हम करने वाले हैं समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी कि जो समकालीन विश्व में लोकतंत्र एक चैप्टर है, जो पहला ही चैप्टर है बेसिकली, तो हमने इसको बाद में कराया है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहीं से भी प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भैया नौकरी का सवाल है, एक एग्जाम ही इसमें होना है सिर्फ। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया कि इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। अब किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती, तो वो क्या हो जाएगा, विदेशी शासन के द्वारा जो आक्रमण होता है उससे किसी भी तरीके की कोई मदद मिलती नहीं है, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
तो यहाँ पे देखिए इसका जो आप अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है वही हम करा रहे हैं, जो आपके लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पोलैंड एक देश है, ये कहाँ का देश है, तो ये मध्य यूरोपीय देश है। कहाँ का है, मध्य यूरोपीय देश है, एक पोलैंड देश है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहता है कि चिले में सैनिक तख्तापलट कब हुआ था। ये चीज़ें आप ना थोड़ा सा अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे, थोड़ा इंटरेस्ट आता है इसमें। तो चिले में जो सैनिक तख्तापलट हुआ था ना, वो हुआ था यहाँ पर 11 सितंबर 1973 में। कब हुआ था, 11 सितंबर 1973 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो कहा गया यहाँ पर कि चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, चिले की जो बेसिकली चिली की यहाँ बात करें तो चिली की जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे वो कौन से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साल्वाडोर आयंदे। ठीक है, जो थे साल्वाडोर आयंदे, ये पार्टी के संस्थापक थे उस समय। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, तो कहा गया यहाँ पर कि सालाजार कहाँ का एक तानाशाह था। ठीक है, कहाँ का था, तो सालाजार जो था ना वो एक कहाँ का था, वो था पुर्तगाल का। याद रखेंगे पुर्तगाली था जिसको तानाशाह नाम से जाना जाता था, सालाजार। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। तब अगर 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों इसमें कहा गया इनमें से कौन सा देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया था। सबसे पहले इसने अपने मताधिकार का अधिकार दिया था। ये प्रश्न जीके में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले मताधिकार प्रोवाइड किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि अफ्रीका का कौन सा देश सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अफ्रीका का एक देश है जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था, वह हो जाएगा यहाँ पर घाना। घाना जो है वो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। बोला गया है कि चिली में किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए यह तख्ता पलट किया गया था अगस्ते पिनोसे के द्वारा। किसके द्वारा, अगस्ते पिनोसे के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगले में बात करते हैं, तो कहता है एक मध्य यूरोपीय देश है। तो इनमें से एक मध्य यूरोपीय देश कौन सा है, तो अभी तो हमने पढ़ा था कि वो कौन सा है, वो पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहता है कि गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है। ये जीके का प्रश्न है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा घाना। घाना जो है ना उसका एक पुराना नाम है जिसका नाम है गोल्ड कोस्ट, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो कहा गया 1980 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार थी, यानी कि शासन था। तो पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्या हो जाएगी, पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अमेरिका को ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन से स्वतंत्रता कब मिली थी। अमेरिका को जो ब्रिटेन के उपनिवेशी शासन है ना उससे स्वतंत्रता कब मिली थी, वह यहाँ पर मिली थी, आपको बता दें वह हुआ था 1776 में। ठीक है, 1776 में अमेरिका बेसिकली एक तरीके से आज़ादी मिली थी उसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहता है कि एनक्रूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने। ये तो फालतू का क्वेश्चन है, चलिए इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर